हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड का थर्ड पेपर का अगला टॉपिक अपन लेते हैं। सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इससे पहले अपन बात करी थी सहज प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा के बारे में। अगला जो टाइप्स हैं इम्यूनिटी के, उसमें है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में जो इम्यून सिस्टम है वो सक्रिय रूप से एक पेशिर बना रहता है और इसमें विशिष्ट प्रकार के एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडीज़ का निर्माण होगा। इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी AMI या ह्यूमोरल प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत एक दूसरी और इम्यूनिटी है इसी के अंतर्गत सक्रिय प्रतिरक्षा, जिसको CMI कहते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, उसमें जो सक्रिय कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, वो फेगोसाइटोसिस यानी भक्षण क्रिया के द्वारा जो हार्मफुल रोगाणु वगैरह हैं उनको फेगोसाइटोसिस यानी भक्षण क्रिया के द्वारा उनको नष्ट करती है और शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो इसके चैप्टर के ऊपर AMI और CMI जो है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हैं, ये भी ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसको अपन अगले चैप्टर्स में इनको डिटेल में लेंगे, लेकिन ये इतना ध्यान में रखना है ये सक्रिय प्रतिरक्षा का ही पार्ट है। ठीक है, सक्रिय प्रतिरक्षा न केवल बाह्य कोशिकाओं या जो बाहरी रोगाणु हैं उनके एक्सपोज से उत्पन्न नहीं होती है, वरन किसी भी जो बाहरी अणु हैं या अपन कह सकते हैं एक प्रकार से जो बाहरी एंटीजेंस जो हैं उनके विरुद्ध इम्यूनिटी डेवलप होती है इसमें सक्रिय प्रतिरक्षा में। इस प्रकार से एक व्यक्ति का शरीर उन सभी रोगों के प्रति स्वतः ही प्रतिरक्षा उत्पन्न कर लेता है जिनके रोगजनक जीवाणु या अन्य रोगाणु से उसका संपर्क या तो हो गया था या कराया गया है। ठीक है, नेचुरली भी हो सकता है या इसको उन रोगाणुओं से जिसको अपन जैसे टीकाकरण में यूज करते हैं उनको इंजेक्ट करके भी उनका संपर्क कराया जा सकता है। तो इस आधार पर ये प्रतिजन के स्रोत के अनुरूप, प्रतिजन क्या है, जो बाहर से जो रोगाणु है वो या अन्य कोई बाहरी मॉलिक्यूल है वो प्रतिजन है जिसमें प्रतिजनता का गुण होता है, उसके अनुरूप प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा फिर से दो प्रकार की है। एक्टिव इम्यूनिटी दो प्रकार की है, प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा और कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा इसमें क्या होगा, जो जीवित बाहरी जो रोगाणु हैं, जीवाणु वगैरह हैं या अन्य प्रोटोजोआ हो सकते हैं, वो उनके द्वारा शरीर में जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसको अपन प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे चेचक रोग हुआ है, ठीक है, तो उनमें से कुछ अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं, उनमें एक इम्यूनिटी डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रतिरक्षा क्या कहलाएगी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। अब किसी रोगाणु के प्रति ये लंबी अवधि की हो सकती है, किसी के प्रति छोटी अवधि की हो सकती है। तो ये तो होगी प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, किसी बाहरी रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने से उसमें शरीर में क्या आती है, इम्यूनिटी आती है। दूसरा है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। इसमें कृत्रिम रूप से सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाएगी। वो कैसे की जाएगी, टीकाकरण के द्वारा, वैक्सीन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि वैक्सीन अपन जानते हैं वो मृत रोगाणु होते हैं उसमें। ठीक है, मृत या नष्ट किए जो रोगाणु होते हैं या उनके जो टॉक्सॉइड्स होते हैं, आविष होते हैं, उनको टीकों के रूप में शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने से भी शरीर में क्या होती है, उनके प्रति सेल्स वो एक्टिव हो जाती हैं, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। शरीर को लगता है कि ये सच में रोगाणु है, तो उनके प्रति एंटीबॉडीज सुरक्षित रहती हैं आगे के लिए। और जब कभी जीवित जो रोगाणु उनका अटैक होता है तो शरीर को पहले से मालूम रहता है, वो मेमोरी सेल्स के रूप में, और वो एंटीबॉडीज उस रोगाणु से शरीर की सुरक्षा करती है और हमें वो रोग नहीं होता है। तो ये टिकी का सिद्धांत है। ठीक है, तो जब इनको उनकी क्षमता को कम किया जाता है, नष्ट किया जाता है, तो उसके कारण सूक्ष्म जीवों की जो रोगजनकता है वो तो समाप्त हो जाती है, परंतु इनकी जो एंटीजेनिसिटी है
प्रतिजनकता गुण है वो खत्म नहीं होता है, वो बना रहता है, तभी तो शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। रोग नहीं होगा लेकिन एंटीबॉडीज बन जाती है टीके के द्वारा। ठीक है, इसीलिए टीके संक्रमण तो उत्पन्न करते हैं परंतु प्राणी को रोगी नहीं करते। ठीक है? हाँ, जीवित सूक्ष्म जीवों से निर्मित जो टीके हैं वो मृत सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए टीकों से कहीं अधिक प्रतिरक्षा उत्पन्न करवाते हैं। और चूंकि मृत सूक्ष्म जीवों से टीकों के प्रयोग से प्रतिरक्षा कम समय के लिए ही उत्पन्न होती है, तो इनको नियमित अंतराल पर बार बार देने की आवश्यकता होती है। तो जो सबसे पहले दिया था उसको अपन प्राइमरी डोज कहते हैं, उसके बाद में बूस्टर डोज है वो दी जाती है। ठीक है, जैसे पोलियो की वैक्सीन है। ठीक है, तो इस प्रकार जो टीके के द्वारा हम प्रतिरक्षा प्राप्त करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। और नेचुरली जो जीवित जीवाणु वगैरह है वो अपने शरीर को इन्फेक्ट करते हैं, तो उसके द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको अपन कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो सक्रिय प्रतिरक्षा दो प्रकार की होगी, प्राकृतिक और कृत्रिम। अगली है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है, वो किसी अन्य प्राणी में तैयार किए जाते हैं एंटीबॉडीज़, और उन एंटीबॉडीज़ को शरीर मानव शरीर में उनको रेडीमेड उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षण के अंतर्गत किसी एक जाति विशेष जैसे मानव के जो एंटीजन है तो उसके उत्पन्न को किसी अन्य जाति से घोड़ा है उसमें प्रेरित करके उसमें प्रतिरक्षा का निर्माण कराया जाता है। रोग से बचाव के लिए इस प्रकार से उत्पादित प्रतिरक्षा को टीका मानव में लगाया जाता है जिससे उसे किसी रोग विशेष से निष्क्रिय प्रतिरक्षा उपलब्ध रहती है। जैसे कि मानव में इस प्रकार से प्राप्त प्रतिरक्षियों से टीकाकरण द्वारा डिप्थीरिया और टिटेनस जैसे जानलेवा रोगों से निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है। ठीक है, इनके बने बनाए एंटीबॉडीज शरीर को दिए जाते हैं, किसी अन्य प्राणी में उसको एंटीबॉडीज प्राप्त किए जाते हैं, तो इसे अपन कहते हैं कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की है, सक्रिय और निष्क्रिय। ठीक है, निष्क्रिय भी क्या है, दो प्रकार की, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी दो प्रकार की, कृत्रिम और प्राकृतिक। तो ये रेडीमेड जो एंटीबॉडीज दिए जाते हैं वो कृत्रिम अक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। और जो प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा है वो है जब माता के द्वारा प्लेसेंटा के थ्रू अपरा के थ्रू उसके जो भ्रूण बच्चे को जो है गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसको जो एंटीबॉडीज प्राप्त होती हैं, ठीक है, वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है लेकिन वो प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, इसके अलावा जब माता के द्वारा स्रावित जो प्रथम दुग्ध है जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो कोलोस्ट्रम में भी क्या होती है, एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, उसके द्वारा शिशु जो प्रारंभिक अवस्था में प्रतिरक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसको अपन कहेंगे प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो ये भी क्या है, दोनों एग्जाम्पल जो है प्लेसेंटा के थ्रू जो एंटीबॉडीज प्राप्त हो रहे हैं, प्रतिरक्षा प्राप्त हो रही है, और कोलोस्ट्रम के थ्रू जो प्रतिरक्षा प्राप्त हो रही है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है लेकिन वो प्राकृतिक प्रकार की है। और जो रेडीमेड एंटीबॉडीज दिए जा रहे हैं वो निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा है। तो ये है आज का चैप्टर, निष्क्रिय और सक्रिय प्रतिरक्षा। अगले चैप्टर्स में अपन उनको डिटेल में लेंगे, ह्यूमरल प्रतिरक्षा और सेल मीडिएट जो इम्यूनिटी उसको।